नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट और IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सरल रेखा में गति, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सरल रेखा में गति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का वीडियो है, एक हमने पहले देख लिया, यह सेकंड वीडियो है। इसके पश्चात हम एक वीडियो और लेकर आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों, वो हमने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से, साथ में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहां से हमने सिलेक्ट किए हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, 30 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 31वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए VT ग्राफ में पिंड के द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी होगी। हमने आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से समझाया, ग्राफ से रिलेटेड वीडियो आपको बताया। उस वीडियो में हमने आपको एकदम क्लियर बताया है कि V और T के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है, तो देखिए V और T के मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल है, वो उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर। जितने भी टुकड़े हैं उनके सभी के क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, दूरी को बताएगा। और देखिए, परिमाणों का योग करना है आपको। तो देखिए, यहां से आप देखेंगे कि ये इस तरीके से मैं इस डायग्राम को डिवाइड कर देता हूं और ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये जो मैंने छायांकित किया है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यहां से यहां तक। तो देखिए, एक एक करके आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल, तो यहां से इसकी जो ऊंचाई है वो आप देख लेंगे। ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हो गया 2, ऊंचाई हो गई इसकी 20। तो यहां से इसका क्षेत्रफल आ गया है 20। फिर हम बात करते हैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल आप देखें, ये एक वर्ग आयत बन गया है। तो 3, ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली जो भुजा है वो तो हो गई 1, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये वाली जो भुजा है, हाइट जो इसकी है, ऊंचाई जो इसकी है वो है 20, तो इसका भी क्षेत्रफल आ गया 20 इकाई। फिर अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये एक त्रिभुज है, 1/2 आधार हो गया 1, ऊंचाई हो गई इसकी 20, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 10। फिर हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इसका हो गया 1, ऊंचाई हो गई इसकी 20 और कुल मिलाकर 10 आ गया। तो सभी का क्षेत्रफल, जो तय की गई दूरी है, वो सभी के क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो दूरी बराबर इन सबको जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस में 20 प्लस 10 प्लस 10। आप यहां से देखेंगे, इन सबका टोटल करेंगे तो हमें यहां से देखिए क्या मिलने वाला है। एक क्षेत्रफल और रह गया विद्यार्थियों, एक पार्ट ये भी हमारे से रह गया है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 × 2, तो ये 40 आ गया हमारे पास में। तो प्लस में 40 और करेंगे तो ये आ गया 100 इकाई। मतलब यहां पर मात्रक इसका आ जाएगा मीटर में। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अक्ष के साथ t समय के सापेक्ष किसी कण की अक्ष स्थिति को अक्ष बराबर 9t² - t³ के द्वारा किया गया है, जहां अक्ष मीटर में और t सेकंड में है। इस कण की तब स्थिति क्या होगी जब यह प्लस अक्ष दिशा के साथ अधिकतम चाल को हासिल कर सकता है। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें ये कहा गया है कि अक्ष और t के बीच में ये रिलेशन होता है। तो क्या संबंध है, अक्ष बराबर दे रखा है 9t² - t³,
ये हमें दे रखा है। हमें ये पूछा है कि अधिकतम चाल को हासिल जब वो कर लेता है तब उसकी स्थिति क्या होगी। हमें स्थिति ज्ञात करनी है, अक्स की वैल्यू याद करनी है जब उसकी चाल अधिकतम होती है। पहले तो हम चाल ज्ञात कर लेते हैं, v बराबर होता है dx बाई dt। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, 9 इंटू 2t माइनस 3t²। तो v की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 18t माइनस 3t², 18t माइनस 3t²। और अधिकतम चाल के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम चाल के लिए वेग का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। वेग का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो एक बार इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dv बाई dt कितना हो जाएगा, 18 t का हो गया 1, फिर माइनस में 3t² का हो गया 2t। और अधिकतम चाल के लिए इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 18 माइनस 6t बराबर आ गया 0, और t बराबर आ गया है 18/6 इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड हमें प्राप्त हो चुका है। तो हमें ये पूछा है कि जब अधिकतम चाल होती है तो t बराबर 3 सेकेंड पर अधिकतम चाल होगी, उस समय स्थिति क्या होगी। तो स्थिति हमें यहां पर ज्ञात करनी है, अक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 9, t की जो वैल्यू है वो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। देन यहां से क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 माइनस 9 का क्यूब, तो ये आ गया 27, 81 माइनस 27। तो यहां से जो आंसर है 81 माइनस 27, यह आ गया है 54। आंसर आप देखेंगे 54 हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा उस समय परिवर्तित होता है जब कोई कण एक समान वेग से घूम रहा हो। देखिए हमें ये पूछा है कि जब कोई पार्टिकल है वो एक समान वेग से गति कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, तो कौन सी राशि इसमें से परिवर्तित होगी। तो देखिए यदि घूम रहा है तो डेफिनेटली स्थिति में परिवर्तन होगा, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होने वाला है। जो वेग है वो एक समान है और त्वरण उस स्थिति में शून्य हो जाएगा। गति एक समान है, त्वरण एक समान है, त्वरण 0 है, वेग एक समान है, तो स्थिति इसमें सही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि शून्य त्वरण के साथ चाल के समय स्थिति समय ग्राफ है। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, स्थिति समय ग्राफ कौन सा है जब शून्य त्वरण है। शून्य त्वरण का मतलब क्या हो गया है, देखिए चाल नियत रहनी चाहिए। चाल क्या रहनी चाहिए, नियत। चाल नियत रहेगी तो अक्स और टी के मध्य जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। शून्य त्वरण a बराबर 0 के लिए क्या होगा, a बराबर 0 के लिए dv बाई dt, dv बाई dt 0, dv बाई dt क्या होगा 0। इसका मतलब v क्या हो गया, वेग क्या हो गया, नियत। और वेग जब नियत रहेगा, ये नियत कब रहेगा, क्योंकि वेग क्या होता है, अक्स अपॉन टी होता है। अक्स अपॉन टी क्या हो गया, यहां पर ढाल हो गया, अक्स और टी जो ग्राफ है उसका ढाल। और यदि ढाल नियत है तब वी नियत रहेगा। तो अक्स और टी का जो पहला ग्राफ है इसमें ये जो ढाल है वो नियत नहीं है, ये गलत है। ढाल नियत नहीं है, गलत है, गलत है। ये जो ऑप्शन है इसमें ढाल नियत है, तत्पश्चात ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समय के किसी क्षण पर वेग समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किस तात्क्षणिक के बराबर होता है। 35वां क्वेश्चन देखेंगे कि समय के किसी क्षण पर वेग समय जो ग्राफ है, किनके बीच में ग्राफ खींचा हमने,
एक तरफ हमने लिया है वेग, एक तरफ हमने क्या ले लिया है, वेग, दूसरी तरफ हमने ले लिया समय। तो देखिए इन जो ग्राफ है इसका जो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर जो ग्राफ का जो ढाल है, ढाल को m से पुट करें, dv बाई dt या v बाई टी के इक्वल होगा, जो कि a को बताएगा। a यहां पर एक्सेलरेशन है, तात्क्षणिक त्वरण को यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, हमें इसमें क्या कहा गया है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ में मिलान कीजिए। हमें 1 और 2 का मिलान करना है। पहला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख लीजिए। पहला जो ग्राफ है इसमें ऑप्शन देखेंगे कि t ग्रेटर देन 0 के लिए शून्य विस्थापन के साथ बिंदु होता है। t जब ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से ज्यादा समय होता है, तो शून्य विस्थापन के साथ बिंदु होता है। यहां से फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसमें कि जो बिंदु B है, B वाला है, इसका मिलान करना है। x एक तरफ हमने क्या लिया है, x, दूसरी तरफ हमने t। यहाँ पर समय के साथ में पहले x बढ़ता है, फिर x घट रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है Q, कि x जब ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होगा तथा इसमें पूरे में सभी में x ग्रेटर देन 0 है और v बराबर 0 के साथ बिंदु होता है। यहाँ पर एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर v क्या हो जाता है, 0, मतलब ढाल 0 हो जाता है। और जब v बराबर 0 होगा तो इसका जो ढाल है यहाँ पर a बराबर 0 के साथ भी, मतलब जब नियत रहता है तो a बराबर 0 भी इसमें मौजूद रहेगा। तो ऑप्शन जो B है वो Q के साथ में मिलान कर रहा है, A है वो R के साथ में कर रहा है। आप यहां पर देखेंगे A R के साथ में, B Q के साथ में, ऑप्शन डी में हमें नजर आ रहा है। सी भी देख लीजिए, सी के अंदर क्या है, अक्स धीरे धीरे घट रहा है और ये अक्स घट रहा है, इसका मतलब वेग है वो 0 से छोटा है, एक्सेलरेशन यहां पर मौजूद होगा। तो सी एस से मिलान कर रहा है और डी यहां पर ऑटोमेटिकली किससे मिलान करेगा, पी से मिलान कर लेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन है कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। कि एक तरफ हम क्या ले लें, एक तरफ हम ले लेते हैं यहां पर एक्सेलरेशन, ये हमने ले लिया एक्सेलरेशन, एक तरफ हमने ले लिया समय। और इस ग्राफ का जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक्सेलरेशन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल किसको बताएगा, तो a इंटू टी के बराबर ये क्षेत्रफल होगा, a इंटू टी। a यहां पर v बट्टे में t लिखा जा सकता है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा a और t के मध्य खींचे गए ग्राफ का, वो वेग को बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग को। अब देखिए हम एक यहाँ पर वेग हमें दो दे रखे हैं, आरंभिक वेग, अंतिम वेग या वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो इसमें यहाँ पर आप देखें a बराबर होता है v माइनस यू बट्टे में t। ये यदि यहाँ से प्रारंभिक वेग इसका u, अंतिम वेग यहाँ पर रहता है v, देन a बराबर हम v माइनस यू अपॉन टी। तो a इंटू जो t होता है वो v माइनस यू को बताएगा, अर्थात वेग में परिवर्तन को बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग में परिवर्तन को बताएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहां पर कि किसी कण के वेग विस्थापन ग्राफ को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सा ग्राफ विस्थापन के साथ त्वरण के परिवर्तन को सही रूप में दर्शाता है। एक बार इसे समझ लीजिए। हमें ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें प्रारंभिक जो वेग है वो v0 दे रखा है
और इस ग्राफ का यदि मैं ढाल की बात करूं, ढाल इसे हम m से पुट कर सकते हैं। तो देखिए ढाल क्या होता है, ढाल यहां पर ऋणात्मक है, माइनस में v0 बट्टे में अक्स 0 इसका ढाल हो जाएगा। प्रारंभिक जो वेग है वो हमें v0 दे रखा है, तो इस रेखा का जो समीकरण है इस ग्राफ के अंदर जो रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होता है, एक तरफ v, तो जो v का मान है वो होता है, देखिए रेखा क्या होती है, y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर y के स्थान पर तो है v, m के स्थान पर है माइनस में v नोट अपॉन में अक्स नोट, और अक्स के स्थान पर अक्स है ही, प्लस में जो अंतःखंड है वो है v0 के इक्वल। तो ये हमें v दे रखा है, हमें a और अक्स के बीच में ग्राफ खींचना है, तो हम इसको क्या कर दें, एक बार डिफरेंशिएट कर दें। इसको हम डिफरेंशिएट करके a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो a देखो कैसे निकालेंगे, a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है विद्यार्थियों, dv बाई dt, और dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx इंटू dx बाई dt। तो ये आ गया हमारे पास में v dv बाई dx, ये आ चुका। dv बाई dx निकाल लेते हैं, dv बाई dx निकालकर यहां हम पुट कर देते हैं, यहां से मैं dv बाई dx निकाल लेता हूं, dv बाई dx अक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस में v0 बट्टे में अक्स 0 हमें मिल जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम एक्सेलरेशन की इस वैल्यू में पुट कर देंगे। इसकी इस वैल्यू में जब हम पुट करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए a बराबर हमें v दे रखा है, तो v का मान तो है माइनस में v0 अपॉन अक्स 0 इंटू अक्स प्लस में v नॉट, इंटू में हमें दे रखा है dv बाई dx जो कि माइनस में v नॉट अपॉन में अक्स नॉट है। क्लियर, ये सब कुछ हमें इसमें दे रखा है। चलिए इनको सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन हमें क्या मिल जाएगा, यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, v0 का स्क्वायर अपॉन अक्स 0 का स्क्वायर इंटू अक्स, फिर माइनस में v0 का स्क्वायर अपॉन अक्स 0। देखिए ये भी एक हमारे पास में ये जो a हमें मिला है, ये a बराबर ये मिल चुका है, ठीक है। ये भी एक रेखा का ही समीकरण है, y बराबर mx प्लस c। तो यहां पर ये जो ढाल है, ये जो ढाल आप देख रहे हैं, ढाल हमें मिल रहा है, ये जो m है वो ये वाली वैल्यू है, अक्स की जगह अक्स मौजूद है, c अंतःखंड है जो कि माइनस में है, तो ढाल तो धनात्मक है, ढाल तो कैसा है, धनात्मक, c ऋणात्मक है। तो a और अक्स के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो c माइनस में, तो c ये वाला है, c माइनस में, और ढाल धनात्मक होना चाहिए, तो इसका जो ढाल है वो धनात्मक है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विमीय चाल के लिए अक्स बराबर t माइनस साइन t को निरूपित किया गया है, तो हमें 39वें क्वेश्चन के अंदर अक्स बराबर t माइनस साइन t दे रखा है, तो हमें ये बता रखा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कि जब t का मान 0 से बड़ा होता है तो सभी t ग्रेटर देन 0 के लिए अक्स का मान 0 से बड़ा होगा क्या, क्या v का मान बड़ा होगा क्या, क्या a का मान बड़ा होगा, या इनमें से सभी सही है क्या। तो एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, हमें जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में अक्स बराबर ये दे रखी है, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, फिर देख लेते हैं हम। तो v मिल जाएगा हमें dx बाई dt, तो
तो 1 माइनस cos t हमें मिल चुका है, 1 माइनस cos t। अब हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो a बराबर dv बाई डी टी, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में साइन t आएगा, देन a की जो वैल्यू है वो साइन t प्राप्त हो जाएगी। कितनी मिल जाएगी? साइन t। अब देखिए t का मान जब ग्रेटर देन 0 के लिए, t के सभी मानों के लिए x ग्रेटर देन 0, x का मान सदैव ही क्या रहेगा? 0 से बड़ा होगा। क्लियर? 0 से बड़ा होने वाला है। t के एक मान के लिए v का जो मान है वो शून्य हो सकता है। t का जो मान है वो जब आप 0 ले लेंगे तो यहाँ पर 0 का मान cos 0 का मान 1 हो गया, तो v का मान भी वहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका मान v का मान क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। इसी प्रकार से एक का मान भी, एक मान के लिए ये क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। तो देखो एक कब शून्य हो सकता है? जब t का मान यहाँ पर पाई बाई 2 हो, तब शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर t का मान जब कितना हो? 0 हो, तो v बराबर भी क्या हो सकता है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसमें सही होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ में मिलान करना है। तो आप यहां पर एक एक करके देखेंगे कि जो तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन। तो यहां पर देखें, समय हम अति अल्प लेंगे और स्थिति में परिवर्तन को dx बाई dt से, या इसको लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से भी हम पुट कर सकते हैं। तो एक को आप सीधा सीधा मिलान कर दीजिए s से। औसत वेग, देखो एक जो तात्क्षणिक जहां पर वर्ड आएगा, वर्ड आ रहा है, वहां पर जो डेल्टा t है वो टेंड्स टू 0 होगा, तो तात्क्षणिक त्वरण ये होगा। फिर हम बात करते हैं औसत वेग की, तो कुल दूरी में परिवर्तन मतलब कुल विस्थापन बट्टे में कुल समय b p से मिलान करेगा, और जो औसत त्वरण है वो r से मिलान करेगा। तो एक एक करके देख लीजिए। a s से, a किससे मिलान कर रहा है? s से। b किससे कर रहा है? p से। c किससे कर रहा है? q से। और d किससे कर रहा है? r से। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, इस सरल रेखा में चाल करने वाले किसी कण की चाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है कि सही कौन सा नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। तो यहां पर गलत हमारे को स्टेटमेंट देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखिए अक्ष टी ग्राफ परवलयकार है। अक्ष टी जो ग्राफ है वो परवलयकार है, इसका मतलब वहां पर चाल एक समान रूप से त्वरणीय है, चाल एक समान नहीं है, परवलयाकार है। इसका मतलब है कि जो कण है वो त्वरित गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है? त्वरित गति कर रही है, एक समान रूप से त्वरित गति कर रही है। परवलय का जो समीकरण है उसको आप अक्ष और टी के बीच में यदि परवलयकार है तो उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे को a मिल जाएगा, जो कि नियत हमें मिलने वाला है। क्लियर? फिर v t एक ऐसी सरल रेखा है जो समय अक्ष के साथ झुकी होती है यदि चाल एक समान रूप से त्वरणीय है। तो एक समान रूप से झुकी है, देखो इसको भी आप समझें एक बार। बी पार्ट को देखें कि एक तरफ हमने लिया है v, एक तरफ हमने लिया है समय t, और जो ढाल है वो एक समान रूप से झुका हुआ है। तो यहां पर a क्या रहेगा? नियत, एक समान रूप से रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं यहां पर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें यहां पर गलत स्टेटमेंट छांटना है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला ऑप्शन देखते हैं। अक्ष टी ग्राफ एक सरल रेखा है जो समय के साथ झुकी है, एक समान चाल को बताती है, और जब
चाल एक समान है तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। यहां से एक तरफ हमने ले लिया अक्स, दूसरी तरफ हमने ले लिया टी। तो ये जो ग्राफ है वो एक समान रूप से झुका हुआ है, तो ये जो ग्राफ है वो किसको बताएगा, v को। और v यहां पर रहेगा नियत, v यहां पर क्या रहेगा, नियत। और जब v नियत रहेगा तो a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। फिर हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। vt ग्राफ एक परवलय है, v और t के बीच में जो ग्राफ है वो परवलय। यदि चाल एक समान है तो त्वरण शून्य होता है। परवलयाकार ग्राफ है तो त्वरण कभी भी शून्य नहीं हो सकता। स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत ही स्टेटमेंट देखना था, छांटना था। तो ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कण अपनी चाल को आरंभिक बिंदु A से शुरू करके A बराबर P माइनस क्यू अक्ष के द्वारा दिए गए त्वरण के साथ एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है। यहाँ P Q नियतांक है तथा अक्ष बिंदु A से दूरी है। कण B बिंदु पर रुक जाता है, कण की अधिकतम चाल क्या होगी। देखिए हमें इस क्वेश्चन को एक अच्छे से समझना है। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है a बराबर p माइनस क्यू अक्स। हमें पूछा है कण की अधिकतम चाल, कण की जो अधिकतम चाल है वो क्या होगी। अब देखिए जब अधिकतम चाल होगी, अधिकतम चाल के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अधिकतम चाल पर उसका जो डिफरेंशिएशन होता है विद्यार्थियों वो 0 हो जाता है। डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया, इट मींस ये वाली जो राशि है इसको हमें किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो 0 बराबर p माइनस क्यू अक्स, और यहां से अक्स बराबर हमें क्या मिल चुका है, p बट्टे में q मिल चुका है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये इक्वेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। हमें पूछा है कण की अधिकतम चाल। देखिए हम पहले एक्सेलरेशन को यहां पर मैं पुट कर दूं। एक्सेलरेशन a बराबर क्या लिखा जा सकता है, हम जानते हैं dv बाई dt होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो मैं एक्सेलरेशन से ही वेग निकालूंगा। ये जो हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt होता है। इस dv बाई dt को मैं क्या लिख दूं, क्योंकि ये अक्ष की फॉर्म में है तो dv बाई dx, और इसको लिख दूं dx बाई dt, और इसे हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। ऐसा हम पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए dv बाई dx, यहां से अब भी हम इस v को कैसे फाइंड आउट करें, देखें आप। v को फाइंड आउट करने के लिए ये हमें a की इक्वल दे रखा है। a कितना है, p माइनस क्यू अक्स बराबर v dv बाई dx। v dv बाई dx हमें दे रखा है। चलिए इसे मैं क्या लिख दूं, v dv बराबर p माइनस क्यू अक्स इंटू dx, ऐसे हम पुट कर दें। इसको अब हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। इसका क्या कर दिया जाए, अब समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बराबर px माइनस क्यू अक्स स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारे पास में। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो v बराबर हम क्या पुट कर दें, यहां से 2px माइनस क्यू अक्स स्क्वायर का रूट, ये आ गया। अब देखिए विद्यार्थियों यहां से, अब यहां तक यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं एक बार यहां से इसको हटा रहा हूं, हटा देता हूं। चलिए अब फिर से देखिए, ये हमें वेग का मान मिल चुका। v मैक्सिमम के लिए अक्स बराबर आपको क्या पुट करना है,
अक्स बराबर p बाई क्यू रखने पर, p बाई क्यू हम रख देंगे तो v का मान हमें क्या मिल जाएगा, अंडरवुड, देखिए 2 p अक्स का मान हमारे पास में है p बाई क्यू, फिर माइनस में q अक्स स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाई क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया तो एक q से q कट गया, और ये आ गया हमारे पास में क्या आ चुका है, एक अंडरवुड में रह गया हमारे पास में p स्क्वायर बाई क्यू, तो ये आ गया v की वैल्यू p बट्टे में अंडरवुड में q हमें मिल चुकी। ये आंसर होगा p बट्टा अंडरवुड q, ऑप्शन बी इसमें सही हो रहा है विद्यार्थियों। तो ये समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा था बट समझ में आना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान है, एक जो कण है वो सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान है, इसके t समय पर अक्ष विस्थापन को अक्स स्क्वायर बराबर a t स्क्वायर प्लस b के द्वारा दर्शाया गया है, जहां a और b नेतांक हैं। t समय पर इसका एक्सेलरेशन किसके समानुपाती होगा। देखिए जो हमें वैल्यू दे रखी है अक्स और t के बीच में, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, देन हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन याद करना है, जहां a और b यहां पर कांस्टेंट है, इसको हम अक्स को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हमें दे रखा है अक्स स्क्वायर बराबर a t स्क्वायर प्लस b, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx बाई dt, फिर बराबर में a 2t प्लस में 0 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x और dx बाई dt हो गया v बराबर, यह आ गया हमारे पास में at। क्लियर। अब हम इसको दोबारा अवकलन कर देंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार तो x एज इट इज v का किया तो dv बाई dt, एक बार v एज इट इज x का किया तो dx बाई dt बराबर a आ गया हमारे पास में, तो x dv बाई dt, हमें dv बाई dt चाहिए, फिर प्लस में v dx बाई dt हो गया, फिर से v बराबर है a। तो देखिए यहां से x dv बाई dt यह आ गया है a माइनस वी स्क्वायर, और dv बाई dt हमें मिल चुका है a माइनस वी स्क्वायर अपॉन x मिल चुका है। क्लियर। हमें वैल्यू चाहिए v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूं, यहां से जो v की वैल्यू है वो आ गई है a t अपॉन x, तो a माइनस से v की जो वैल्यू है वो है a t अपॉन x, इसका स्क्वायर अपॉन x dv बाई dt इक्वल टू a माइनस हमें मिल चुका है यहां से a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये मिल चुका है। अब देखिए एक्स यहां से लघुत्तम ले लेंगे तो a एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब, यहां से हम a कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस a टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ये यहां से आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, इसको हम b लिख सकते हैं, तो ए बी अपॉन में एक्स क्यूब, ये आ गया। तो यहां से जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ये जो वैल्यू है ये एक्सेलरेशन ही है, ये एक्स की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी कण के एक दिशीय चाल में वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है,
कौन सा सूत्र T1 से T2 समयांतराल में कण की चाल को बताने के लिए सही है? इस क्वेश्चन में देखिए कि T1 से लेकर T2 तक जो वेग है वो किस तरीके से बदल रहा है, कौन सा इसमें सही फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पर आप देखें जो ऑप्शन डी है, औसत एक्सेलरेशन, वेग में कुल परिवर्तन बट्टा उसमें लगा कुल समय, तो v T2 पर माइनस v T1 पर और समय अंतराल है, क्योंकि औसत वेग का गलत फॉर्मूला यहाँ पर प्लस छपा हुआ है और जो ढाल है ये एक समान त्वरण के लिए ग्राफ होता तो ये सही हो जाता, यहाँ पर a एक समान नहीं है इसलिए गलत है, ये भी एक समान एक्सेलरेशन के लिए होता है इसलिए ये भी गलत है विद्यार्थियों। क्लियर? तो ये जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी पिंड के विस्थापन को व्यतीत हुए समय के घन के समानुपाती दिया गया है, तो पिंड के त्वरण का परिमाण क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। 46वां क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दे रखा है कि किसी पिंड के विस्थापन को व्यतीत हुए समय के घन के समानुपाती दिया गया है, तो पिंड का एक्सेलरेशन का परिमाण होगा। जो अक्स है, हमें विस्थापन को अक्स से लिखा है और वो समय की 3 घात के समानुपाती दे रखा है, तो हमें ये पूछा है कि जो एक्सेलरेशन है, त्वरण का जो परिमाण है वो क्या होगा। तो देखिए एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो वेग आ जाएगा, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या आ जाएगा? वेग। तो वेग है वो समानुपाती हो जाएगा 3t² के। एक बार डिफरेंशिएट करते ये आ जाएगा, फिर एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो a आएगा, ये समानुपाती हो जाएगा 6t के। इसका मतलब ये है कि जो a है वो t के समानुपाती है। समय के साथ में a का जो परिमाण है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरल रेखा के अंदर गतिमान किसी कण का वेग v मीटर प्रति सेकंड है जब यह अक्ष मीटर की दूरी को पार कर लेता है। इन दोनों को v, अक्ष और v के मध्य संबंध हमें बता रखा है कि जब वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट करने से पूर्व में इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं। v स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 49 प्लस अक्स आ गया। मुझे इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो 2v dv बाई dt बराबर 49 का हो गया 0 प्लस dx बाई dt। तो यहां से आप देखें 2v dv बाई dt बराबर आ गया है v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देन यहां से dv बाई dt, इधर 1 बच गया तो 1/2 आ गया। dv बाई dt क्या आ गया? 1/2 मतलब 0.5। यह है एक्सेलरेशन। ये कह रहा है कि वेग जब कितना होता है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो पर वेग का एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वेग एक्सेलरेशन तो 0.5 आ रहा है, फिक्स है। ये तो नियत एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, 0.5 आना है चाहे वेग कितना भी क्यों ना हो। तो ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। नियत त्वरण के साथ में यहां पर पार्टिकल गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का विस्थापन बीते हुए समय के घन के समानुपाती है, तो वस्तु के त्वरण का परिमाण समानुपाती होगा। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विस्थापन को चाहे तो आप अक्स से लिख दो, तो अक्स ये है बीते हुए समय के घन के, बीते हुए समय के
घन के समानुपाती। ऐसा ही क्वेश्चन हमें 46वां क्वेश्चन भी मिला था। विस्थापन व्यतीत हुए समय के घन की समानुपाती है। तो ये हमें पूछा था भाई, इसमें त्वरण का जो परिमाण है वो हमने निकाला था 6t। कितना निकाला था? 6t के समानुपाती, समय के साथ में बढ़ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन में अब देख लेते हैं घन के समानुपाती। तो अक्स यहां पर भी t की घात 3 के समानुपाती है। तो अब की बार हमें वही प्रोसेस अपनानी है, फिर पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है तो v आ जाएगा, v समानुपाती हो जाएगा t स्क्वायर के। वही का वही क्वेश्चन है 6t। तो यहाँ पर a है वो t के समानुपाती होता है। तो 48 जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे किसी कण के समय के साथ वेग के परिवर्तन को वर्णित करते हुए 4 वक्र दिए गए हैं। इनमें से कौन सा आरंभ में नियत ऋणात्मक त्वरण के साथ धनात्मक दिशा में कण की गति को बताता है? देखो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। वेग के परिवर्तन को वर्णित कर रहे हैं, वेग और समय के बीच में ग्राफ है, एक तरफ वेग है दूसरी तरफ क्या है? समय हमें दे रखा है सभी ग्राफ में ही। हमें ये कहा गया है कि आरंभ में नियत त्वरण क्या होना चाहिए? नियत, इसका मतलब त्वरण नियत ऋणात्मक त्वरण के साथ, नियत ऋणात्मक, इसका मतलब तो ये हो गया है कि ढाल है वो एक समान होना चाहिए। इसका मतलब पहला ग्राफ तो इसमें गलत हो गया क्योंकि इसका ढाल नियत नहीं है। तो ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ऑप्शन ए डब्ल्यू तो नहीं आ सकता। क्लियर? फिर बात आती है कि ऋणात्मक त्वरण, जो वेग और समय के बीच में खींचा गया जो ग्राफ है उसका ढाल है वो एक्सेलरेशन को बताता है। ढाल यहां पर ऋणात्मक किसकी है? ढाल यहां पर ऋणात्मक इसकी है और इसकी है, पर धनात्मक दिशा में कण गति करता है। कौन सी दिशा में? धनात्मक दिशा में गति करता है। तो यहां पर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन धनात्मक दिशा में v पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें y वाला आएगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहां पर सी, ये वाला ऑप्शन आएगा, y इसमें सही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों कि एक समान त्वरण के साथ में गतिमान एक कण के औसत वेग की जो एक्सेलरेशन है वो एक समान है। देखो एक एक वर्ड्स को पकड़ लीजिए। गतिमान एक कण का औसत वेग है v1, v2 एवं v3 क्रमिक 3 समय अंतरालों में t1, t2 और t3 3 समय में दे रखा है। तो v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 का मान क्या होगा? तो हमें एक एक करके यहां से एक्सेलरेशन है वो एक समान है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 समय अंतराल दे रखे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बेटर तरीके से समझा देते हैं। ये मैं ले लेता हूं एक स्थिति कि ये यहां पर था, फिर ये थोड़ी देर बाद में बिंदु ए पर पहुंच गया, फिर ये बिंदु बी पर पहुंच गया, फिर ये सी पर पहुंच गया। प्रारंभिक वेग इसका u में कंसिडर कर लेता हूं। फिर इसका जो वेग है वो u प्लस में a t1, क्योंकि यहां से यहां तक इसको समय कितना लगा? t1 समय लगा। ठीक है, फिर t2 समय लगा, इसमें कितना समय लगा? t3 समय लगा। तो बिंदु B के ऊपर वेग क्या हो जाएगा? u, प्रारंभिक वेग तो है u, एक्सेलरेशन एक समान। अब समय कितना हो गया? t1 प्लस t2 हो गया। फिर बिंदु C के ऊपर क्या हो जाएगा? जो वेग है वो हो जाएगा u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया वेग। क्लियर? औसत वेग हमें पहले समय अंतराल में v1 बराबर कितना दे रखा है? v1 बराबर औसत वेग क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दे क्योंकि एक्सेलरेशन एक समान है। तो u प्लस a t1 अपॉन 2, तो यहां से आ गई u प्लस 1/2 a t1। ठीक है, इसी तरीके से v2 कितना आएगा? इस समय अंतराल में औसत वेग है
तो इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए। किन 2 का जोड़ करोगे? एक तो इसका और इसका, ठीक है। करो जोड़, जोड़ दीजिए तो u और u कितना हो गया? 2u। भाग लगाएंगे 2 का तो u आ गया। फिर प्लस में AT1, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे तो AT1 आ गया। फिर प्लस में 1/2 AT2 आ गया, ठीक है। ये हमें मिल चुका है। फिर V3, V3 कितना आ जाएगा यहां से? V3 इन दोनों का जोड़ करेंगे, इसका और इसका, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो u और u का तो औसत आ गया, मतलब 2u/2 तो u। 81 प्लस 81 तो ये आ गया 81 प्लस 82 प्लस हाफ 83। तो V1 V2 V3 तीनों के मान आ गए, तो V1 माइनस V2 ज्ञात करेंगे, V2 माइनस V3 ज्ञात करेंगे। तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इन दोनों का घटाव कर दीजिए। इन दोनों का जब आप घटाव करेंगे तो देखिए V2 माइनस V1 कर लो, क्योंकि ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसमें क्या बचेगा? बचेगा ये माइनस में बचेगा इसमें। कुल मिलाकर बात ये है V1 माइनस V2, ये भी माइनस में, यही नहीं है, यहां पर हाफ भी है तो हाफ, तो ये बच गया, ये बच गया। V2 माइनस V1 करेंगे विद्यार्थी, इसमें सब कुछ वैल्यू आप पुट करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पर T1 प्लस T2 अपॉन T2 प्लस T3, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी कण के चाल में ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। तो कण के द्वारा t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड के मध्य तय की गई दूरी होगी। देखिए दूरी हमें एक तरफ दे रखी है चाल और दूसरी तरफ हमें दे रखा है समय। तो हमें पूछी है दूरी कि t बराबर 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में यदि हमें टोटल दूरी पूछी जाती तो हम क्या करते? इस ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक आसान सा तरीका यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, पहले देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ढाल है वो 0 से 5 सेकंड तक एक समान रहता है, फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ढाल एक समान रहता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 5 सेकंड, 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड कि जैसे ये यहाँ पर 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में जो तय की गई दूरी है इस समय अंतराल में, उसको हम S1 कहते हैं, पहले वो ज्ञात करेंगे। फिर हम 5 से 6 सेकंड के बीच में तय की गई दूरी S2 ज्ञात करेंगे। हमें S1 प्लस S2 ज्ञात करनी है, टोटल दूरी ज्ञात करनी है। पहले हम देख लें कि जब समय कितना होता है, 0 से 5 सेकंड का समय होता है, तब जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग बट्टे में समय, मतलब वेग में परिवर्तन बट्टे में, तो 12 बट्टे में समय उसमें लग गया 5, तो ये आ गया 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 0 से 5 सेकंड के समय अंतराल के दौरान ये आ गया है। मैं अब निकाल लेता हूं t बराबर 2 सेकंड पर चाल कितनी है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या आ जाएगा, वेग हमें निकालना है, तो v बराबर होता है u प्लस 80। तो प्रारंभिक वेग 0, a का मान 2.4, 2 सेकंड पर हमें पूछा है तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इस पर जो वेग है वो 4.8 मीटर प्रति सेकंड है। अब मैं इस पूरी घटना को यहाँ 2 से 5 सेकंड का समय अंतराल में तय की गई दूरी S1 बराबर होती है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहां से 0 से, सॉरी अब मैं ले रहा हूं 2 से 5 सेकंड का समय अंतराल, ये वाला ले रहा हूं पहला पार्ट, 2 से 5 सेकंड का समय अंतराल में तय की गई दूरी S1 बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u तो यहां पर हो गया 4.8, समय कितना लगा है 2 से 5 सेकंड में? 3 सेकंड का।
प्लस 1/2 ए यहाँ पर हमारे पास में है 2.4 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 4.8 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, यहां से ये हमारे को मिल गया 14.4 प्लस 1.2 को जब आप 9 से गुणा करेंगे, 1.2 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिल चुका है 10.8 और 10.8 इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 25.2 मीटर। 25.2 मीटर ये आ चुका है। तो इसमें S1 की वैल्यू तो आ चुकी है 25.2 मीटर। S2 की वैल्यू और याद करनी है। S2 की वैल्यू याद करने के लिए एक बार इन सबको हटा देता हूं मैं यहां से, फिर हम याद करेंगे S2 की वैल्यू। चलिए फिर से हमें इस स्थिति में भी एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। अब की बार जो एक्सेलरेशन है वो ऋणात्मक होगा 12/5, फिर से क्योंकि 12/5 से माइनस में होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। हमें क्या करना है, 5 सेकंड से 6 सेकंड तक तय की दूरी ज्ञात करनी है। तय दूरी वो है S2 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो कितना है, अब की बार यहाँ पर जो वेग है वो हो गया है 12 और समय है 1 सेकंड का, फिर प्लस में 1/2, एक का मान हमारे पास में माइनस में 2.4, टी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 12 माइनस में 1.2 तो ये आ गया 10.8 मीटर। तो प्लस में आ गया 10.8, देन यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया 36 मीटर। आंसर इसका क्या आएगा, 36 मीटर। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ग्राफ, समय निम्न में से किस भौतिक स्थिति को दर्शाता है। ए और टी के बीच में एक ग्राफ दे रखा है और किसको ये रिप्रेजेंट करता है, हमें ये पूछा गया है। ये ग्राफ किसको बता रहा है। तो देखिए एकदम से एक्सेलरेशन या बल लगता है, अल्प समय के लिए ये बल लग रहा है। अल्प समय के लिए जब बल लगता है, छोटे समय के लिए बल लगता है, तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन अल्प समय के लिए लगता है, तो एक समान चाल से जाती हुई क्रिकेट की वह गेंद जिसे बहुत छोटे समयांतराल के लिए बल्ले से प्रहार किया जाता है, तो ये आवेग वाली स्थिति यहाँ पर आ रही है। अल्प समय के लिए यहाँ पर एक बल लगता है तो जो संवेग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। विद्यार्थी ऑप्शन ए ही इसमें सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी क्षण का एक कण का जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 3 सेकंड के बाद इसका वेग 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दिए गए क्षण से 2 सेकंड पूर्व वेग क्या होगा। जो हमें क्षण दे रखा है उससे 2 सेकंड पूर्व वेग क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए यदि मैं यहां पर बात करूं कि प्रारंभिक वेग हम 10 मीटर प्रति सेकंड ले लें, u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 मीटर प्रति सेकंड, और v अंतिम जो वेग है वो है 16 मीटर प्रति सेकंड, और t हमें दे रखा है 3 सेकंड। क्लियर। हमें यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेना है। a कितना हो जाएगा, v माइनस u बट्टे में t, 16 माइनस 10 बट्टे में 3, 6 बट्टे में 3, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया a। क्या आ चुका है, a आ चुका है। अब हमें दिए गए समय से भी 2 सेकंड पूर्व वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है कि जो दिया गया क्षण है उसके ऊपर तो अंतिम वेग तो हमें दे रखा है 10 मीटर सेकेंड,
देखो आप ये समझें कि ये हमें दे रखा है ना, इसके ऊपर वेग तो है 10 मीटर प्रति सेकंड, इससे 3 सेकंड बाद में वेग हो गए यहाँ पर 16 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ वाला वेग ज्ञात करना है। अब ये 2 सेकंड का समय है, तो v बराबर तो कितना है, अब इस स्थिति के लिए v बराबर कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, t बराबर कितना हो गया 2 सेकंड, u बराबर हमें ज्ञात करना है, a हमें दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो v बराबर होता है u प्लस में 80, तो 10 बराबर u प्लस में 2 गुणा में t का मान 2, तो u बराबर हमें मिल चुका है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन इसमें ए सही होगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलाड़ी किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंकता है, तो उच्चतम बिंदु पर, देखिए उच्चतम बिंदु पर वेग तो 0 हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। फिर है गेंद का वेग तो u होगा, उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। जबकि त्वरण 0 नहीं होगा, त्वरण g के बराबर होगा, ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। गेंद का वेग 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका त्वरण g के बराबर होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है विद्यार्थी, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। बाकी कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वेग तो 0 होगा, एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, तो इसमें ये गलत है, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, कि किसी विराम अवस्था वाले स्टैंड से गिरने वाले एक पिंड के द्वारा समय के समान समयांतरालों में गिरने पर उनके अनुपात इकाई से शुरू होने वाले विषम संख्याओं के अनुपात जैसे 1:3:5 इस नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए ये हमने गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम आपको बताया था, ये गैलीलियो गैलीली ने बताया था, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, कि किसी सीधी सड़क पर 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई कार को 200 मीटर की दूरी के अंदर ही रोक लिया जाता है, तो कार को रुकने में कितना समय लगेगा, कितना समय हमें लगना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो क्वेश्चंस में हमें दे रखा है, u हमें किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, आंसर इनको सेकंड में चाहिए, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमें दे रखा है। यदि इसको हम किस में कन्वर्ट करें, मीटर प्रति सेकंड में करें, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यहां से 18 से 8 बार में कट जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। रोक दिया जाता है, तो रोक दिया जाता है, इसका मतलब अंतिम वेग कितना हो गया, 0 हो गया। कितनी दूरी में रोक दिया गया है, 200 मीटर की दूरी में रोक दिया गया है। हमें समय पूछा है, क्या पूछा है, समय। चलिए हम क्या करें, यहां से एक्सेलरेशन याद करें, तो एक्सेलरेशन के लिए हम गति का तीसरा समीकरण यूज में लेंगे, v² बराबर u² प्लस 2as होता है, तो 0 बराबर यहां से u का मान 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू एस, यहां पर हो गया 200, तो a बराबर आ गया माइनस में 40 गुणा 40 बट्टे में 2 गुणा में 200, तो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, ये 4 से कट गया, माइनस में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक ही वैल्यू आ गई है। अब हम गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हुए समय ज्ञात कर लेंगे, तो t बराबर में v माइनस यू बट्टे में a पुट कर दूं, v का मान 0, u का मान 40, a का मान माइनस में 4, तो ये आ गया हमारे पास में 10 सेकंड। t बराबर कितना आ गया है, 10 सेकंड आ गया है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कोई वस्तु एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को 1 सेकंड में पार कर लेती, तो बताइए कि ऊपरी बिंदु से कितनी ऊपर की ऊंचाई से इस वस्तु ने गिरना आरंभ किया। जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। देखो एक बार इसको क्वेश्चन को समझना है, हमें क्या समझना है कि यहां से कण को छोड़ा गया है, ठीक है,
अब ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है ए, दूसरा बिंदु मैं यहां पर कंसीडर कर लूं बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 30 मीटर की दूरी है। और इसमें लगने वाला जो समय है वो 1 सेकंड है। हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी मैं कितनी कंसीडर कर लूं? S1 दूरी इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें लगा जो समय है उसको मैं T कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से यहां तक जो समय लगता है वो T+1 सेकंड लगेगा, और यहां से यहां तक जो समय लगा वो 1 सेकंड का समय लगेगा। यदि ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि भाई T समय में तय दूरी, T समय में तय दूरी, तो तय दूरी कितनी आ गई है? S1 बराबर UT। U तो 0 है क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही है। 1/2 हाफ AT स्क्वायर, हाफ T यहां पर है T है तो 1/2 GT स्क्वायर। फिर है T+1 सेकंड में तय की गई दूरी, उसको हम लिख रहे हैं S2 से, जो कि 1/2 GT+1 का स्क्वायर। हमें क्या करना है? S1 की वैल्यू ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। देन यहां से S2 माइनस S1, ये हमें 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 GT+1 का स्क्वायर माइनस 1/2 GT स्क्वायर। देन यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 GT स्क्वायर से 1/2 GT स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 G 2T+1 आ जाएगा, 2T+1। तो 30 बराबर आ गया 1/2 गुणा 9.8 2T+1, और यहां से ये आ गया हमारे पास में, इस T का जो मान है वो आ जाएगा 2.56 सेकेंड। और T का मान जब 2.5 सेकेंड आ गया तो S के अंदर यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 9.8 इंटू 2.56 का स्क्वायर। देन S1 यहां से जब कैलकुलेट होगा तो ये 32.1 मीटर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों कि सिर से विराम अवस्था में प्रारंभ करके किसी झुके हुए तल से लुढ़कते हुए किसी वस्तु को तल के निचले भाग तक आने में 4 सेकंड का समय लगता है। ऊपरी शीर्ष बिंदु पर विराम अवस्था से 1/4 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए पहली बात तो यह है कि कण विराम अवस्था से गति स्टार्ट कर रहा है तो प्रारंभिक वेग इसका कितना है? 0। अब जो दूरी है S वो बराबर होती है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होती है। और यहां पर U 0 है तो S बराबर आ गया हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। देखिए नीचे तक इसे लुढ़कते हुए आ रही है झुके हुए तल के ऊपर, यहां से यहां तक जो दूरी है वो है S दूरी तय करने में लगा जो समय है वो है T। हमें ये पूछा है कि शीर्ष बिंदु पर से विराम अवस्था से 1/4 दूरी, इसका मतलब है कि S/4 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से S जो दूरी है वो समय की 2 घात के समानुपाती है। तो पहले जो समय है उसको मैं क्या कह दूं? दूरियां है, इसको S1 बट्टे में S2 कह दूं मैं, S1 बट्टे में S2। तो यहां से जो समय है बराबर हो जाएगा T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, और यही तो होगा। तो पहली जो दूरी है उसको हम S कह दें, दूसरी जो दूरी है वो S/4 कह दें। बराबर इसमें लगा समय है वो 4 सेकंड, इसमें लगा जो समय है वो है T2, वो हमें ज्ञात करना है।
देन यहां से एस तो कैंसिल हो गया, तो T2 का स्क्वायर बराबर हमें मिल चुका है 4। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। इसमें ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 25 मीटर ऊंची बहुमंजिला इमारत के ऊपर से किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। बताइए गेंद कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? जी बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानकर चलना है। तो देखिए यहां से ऐसे कोई इमारत है, ये यहां से 25 मीटर की ऊंचाई तक है। इमारत की ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर। U बराबर हमने इसको दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो गेंद है वो यहां तक अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, फिर वापस नीचे गिरती है, ऐसे नीचे गिर रही है। क्लियर? अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? G बराबर हमारे को लेकर चलना है 10 मीटर प्रति सेकंड, S ज्ञात करना है। तो मैं यहां पर गति का तीसरा समीकरण यूज में ले लूं, तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस में 2as v0। u हमें दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा g का मान है 10। s हमें ज्ञात करना है, s हमें ज्ञात करना है। तो यहां से आ गया 20s बराबर 20 का स्क्वायर, और s बराबर आ गया है 20 मीटर। तो 20 मीटर और ऊपर जाएगी, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने पढ़ा, उसमें गेंद को मैदान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसमें पहले तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ज्ञात करना, फिर अधिकतम ऊंचाई से वापस नीचे तक आने में लगा समय ज्ञात करना। इसके 2 पार्ट होंगे। तो पहले तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ये वाली वैल्यू तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, तो वो v बराबर u प्लस 80 से हम ज्ञात करेंगे। तो v 0 है, u हमारे पास में 20 है, एक का मान हमारे पास में 10 है, t माइनस में 10 लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे? माइनस में 10। देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा? t बराबर 2 सेकेंड। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना आ गया? 2 सेकेंड। अब अधिकतम ऊंचाई से वापस धरती तक आने में कितना समय लगता है वो भी ज्ञात कर लेते हैं, फिर उनको दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है वस्तु, और यहां से ये 20 मीटर और ऊपर जा रही है, तो 45 मीटर गिरने में कितना समय लगता है ये हमें ज्ञात करना है। जबकि इसका प्रारंभिक वेग जब ऊपर से छोड़ी जा रही है, तो ये अब देखो आप, ऊपर से छोड़ी जा रही है तो 0, और यहां से लेकर यहां तक जो तय की दूरी है वो हो गई है 45 मीटर, क्योंकि 25 ये हो गई और 20 मीटर और ऊपर जा रही है, तो 45 मीटर हो गई। तो हम गति का दूसरा समीकरण लगा दे, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो 45 बराबर 0 प्लस 1/2 गुणा 10 गुणा t का स्क्वायर। तो ये यहां से 5 बार में चला गया, 9 आ गया, t बराबर आ गया हमारे पास में 3 सेकंड। तो ये तो एक तो है ऊपर से नीचे तक गिरने में 3 सेकंड, और इमारत से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में 2 सेकंड। तो कुल मिलाकर 2 + 3 बराबर 5 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। तो विद्यार्थी ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर लौटेंगे, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।